हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बीपीएससी पीवाईक्यू की शुरू कर चुके हैं और उसी कड़ी में आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये 66 बीपीएससी मेंस में पूछे गए हैं पॉलिटिकल क्वेश्चन। और यहाँ पर क्या है, हमने ये देखा कि काफ़ी पीवाईक्यू हैं जो कि आप बाहर बुक शॉप पर देखेंगे, वहाँ पर क्वेश्चन ना कई क्वेश्चन गलत हैं। इसलिए हम क्वेश्चन के जो आंसर है ना वो जैसे होने चाहिए बीपीएससी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो नहीं है। इसलिए हमने ये सीरीज शुरू की है ताकि अगर बच्चे, आप या आपका कोई साथी हैं, अगर वो पेपर देने जा रहे हैं तो उनके आधार पर अपने आंसर गलत न लिख के आए। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक, ये है 66 बीपीएससी का और जो 2011 में होता है। द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक एन ओल्ड मैन इन फैमिली हु हैज ऑल द अथॉरिटीज, हाउएवर ही कैन नॉट डू एनीथिंग effective if the naughty young member of the family do not listen him evaluated। देखिए यहाँ पर ना आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक ओल्ड मैन। यहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति से तुलना की है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो घर के बुजुर्ग के रूप में है। अगर घर के अगले में क्या बोल रहा है, बुजुर्ग के रूप में है कि जिसके पास अथॉरिटी तो है, यानी उसके पास पावर तो अच्छी खासी दी गई है। हाउएवर ही कैन नॉट डू एनीथिंग इफेक्टिवली, पावर दी गई है परंतु वह कुछ इफेक्टिवली नहीं कर सकता। इफ द नॉटी यंग मेंबर ऑफ द फैमिली डू नॉट लिसन हिम, अगर जो शैतान युवा हैं वो उसकी बातें नहीं सुनते तो कुछ वह प्रभावी रूप से नहीं कर सकता। तो इसके बारे में बोला गया है इवेलुएट, यानी कि मूल्यांकन कीजिए। देखिए, जब मूल्यांकन की जब बारी आती है तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या उसका प्लस है क्या माइनस है। उसके आधार पर हम देखते हैं कि क्या ये जो 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 यहाँ स्टेटमेंट दिया गया है क्या ये ठीक है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या रहेगा, इसमें सबसे पहले आपको लिखना है एक सॉलिड सा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आप ना आर्टिकल 53 का कोट कर सकते हैं। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि जो भारत का जो यूनियन है उसका एक प्रेसिडेंट होगा और उसमें एग्जीक्यूटिव पावर होंगी, उसके अंदर समाहित होंगी। ऐसे करके ना आप शुरू कर सकते हैं 53 आर्टिकल से। इसके बाद इंट्रो लिखने के बाद आप लिखेंगे मेन बॉडी, और मेन बॉडी में यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है कि उसके पास अथॉरिटी तो है, यानी कि उसके पास सत्ता तो है। यहाँ पर हमें क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि उसकी पावर क्या क्या है। राष्ट्रपति के पास हमें दिखाएंगे, पहले वाले पार्ट में हम दिखाएंगे राष्ट्रपति की पावर है, ही कैन नॉट डू एनीथिंग। पर इन जो पावर है इनका यूटिलाइजेशन कैसे करता है, आर्टिकल 75 को यहाँ पर कोट करेंगे। तो यहाँ पर ये बताएंगे कि यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके कहने के अनुसार काम करता है। सेकंड वाले पार्ट में हम ये दिखाएंगे। तो पहले वाले पार्ट में हम दिखाते हैं उसके पास पावर है, कैसी पावर है। आप यहाँ पर दिखाएंगे राष्ट्रपति के पास किस तरह की पावर है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर दिखाएंगे, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव जो पावर है उनको मेंशन करेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर। इसके बाद आप मेंशन करेंगे लेजिस्लेटिव पावर, आप जुडिशरी पावर मेंशन करेंगे। जुडिशरी पावर के बाद आप मेंशन करेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति के पास और भी कई तरह की पावर है। जैसे इसमें क्या है, इसमें पॉकेट वीटो वगैरह है, यहाँ उसके डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेंगे। तो ये बताएंगे आर्टिकल एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, वो अपॉइंट करता है पीएम और बाकी मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, वो सीवीसी वगैरह, बाकी आईबी और सीवीसी और इसके अलावा ये क्या करता है, यहाँ पर आप देखेंगे सीवीसी और जितने भी जो कमीशन है ना, ये इलेक्शन कमीशन, इनको, इसके अलावा बाकी है नियंत्रक सीएजी वगैरह सबका अपॉइंटमेंट करता है। इस तरह की एग्जीक्यूटिव पावर है। लेजिस्लेटिव पावर में हम बताएंगे यहाँ लेजिस्लेशन से रिलेटेड, वो जब ज्वाइंट सेशन नहीं होता है तो वो क्या करता है,
सेशन को सबसे पहले ये रहेगा, सत्र को भंग करता है वो जो संसद है उसका बैठक बुला सकता है, उसको भंग कर सकता है। इसके अलावा 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे यहाँ पर। लेजिस्लेटिव में, जुडिशरी में वो माफ़ कर सकता है। इस तरह की बातें हम लिखेंगे यहाँ जुडिशरी पावर में। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर में वो पॉकेट वीटो और बाकियों का प्रयोग करता है। ये सारी पावर, यानी इसके पास जब हम देखेंगे तो अच्छी खासी पावर दी गई है। हम हाफ पार्ट में हम क्वेश्चन का जो 50% पार्ट है ना, इसमें हम ये बताएंगे इससे रिलेटेड, और जो लेफ्ट 50% पावर है ना, जो बाकी का जो पार्ट है उसमें हम क्या बताएंगे, यहाँ पर ये बताएंगे कि ये सारा हम बताएंगे। ये 50 की बजाय ना हम इसको देखेंगे तो ये 70 से 80% में चला जाएगा। इसको हम 80% के आसपास मान सकते हैं। इसके बाद हम क्या बताएंगे, यहाँ पर हम बताएंगे जो मेन बॉडी का जो 20% पार्ट होगा ना, यहाँ पर हम बताएंगे कि ये इन पावर का यूटिलाइजेशन कैसे करता है। जो पीएम है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके कहने पर इन पावर का प्रयोग करता है, ये हम बताएंगे। ये इस तरह बताकर हम बताएंगे कि ये क्या है, ये बंधा हुआ है कि जो वो बोलेंगे उन्हीं के अनुसार काम करेगा। इसलिए अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। फिर हमने एक बोला, इसके प्लस में बताया, इसके अपोजिशन में बताया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, और इन पावर का अपोजिशन यहाँ कर दिया। पर हम क्या करेंगे ना, इसका अपोजिशन का भी यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि आलोचना की भी हम यहाँ आलोचना करेंगे। यहाँ पर हम बताएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है कि सिर्फ वो एक रबड़ स्टैम्प के रूप में काम करता है। यहाँ पर उसके डिस्क्रिशनरी पावर बताएंगे, वो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा क्या रहता है, इसके अलावा कई सारे, जब त्रिशंकु लोकसभा होती है तो वो क्या कर सकता है, वो जो प्रधानमंत्री है किसी को प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है, किस दल को बुलाना है, ये उसके विवेकाधीन है। और अगर उसको पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक भेजना है या नहीं भेजना है, ये इसके डिस्क्रिशन में है, ये विवेकाधीन है। डिस्क्रिशन जिसको कि विवेकाधीन बोला जाता है, ये हम लिखेंगे। इस तरह लिख के हम क्या करेंगे, ये लिख कर ना हम ये बता देंगे कि देखो ये ठीक है कि भाई वो सत्ता का प्रयोग है, जो अथॉरिटी का प्रयोग है इसके अनुसार करता है, अथॉरिटी उसको अच्छी खासी दी गई है। पर हम ये भी बताएंगे बिल्कुल वो रबड़ स्टैम्प या पपेट की तरह भी नहीं है। तो ये बताते हुए हम इसको एंड देंगे। इसको ना आप एक कंक्लूजन के रूप में भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप ये अलग से भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। अलग से जब कंक्लूजन लिखेंगे ना, अलग से कंक्लूजन में बस यही होगा कि जो भारत के जो संविधान में है, अगर ये आपने मेन बॉडी में लिख दिया, अलग से कंक्लूजन वाले पार्ट में लिखेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे कि जो भारत के संविधान में है, जो राष्ट्रपति का पद है ना, वो राष्ट्रपति का पद दिया गया है, वो इसको काफ़ी गरिमा में बनाया गया है, नहीं कि इसके पास में वास्तविक अथॉरिटी, जो वास्तविक अथॉरिटी है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, और यही भारत के संविधान के अनुसार है, और यही संविधान निर्माता चाहते हैं। पर इस तरह नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए। हाँ, उसको कुछ पावर दी गई है जिसका प्रयोग वो समय समय पर करता रहता है ताकि संविधान की मर्यादा बनी रहे। तो ऐसे करके ना हम इसका कंक्लूजन लिख देंगे तो वो भी ठीक होगा और पूरे नंबर आ जाएंगे इसमें। इसके अलावा हमारा ये था पहला क्वेश्चन था, ये था पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज, ये यहाँ पर आना चाहिए कि सेंट्रली ओरिएंटेड होना चाहिए, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, जो भारत का जो संघीय ढांचा है इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेलेंस, यानी कि जो भारत का जो संवैधानिक ढांचा है ना वो कैसा है, वो केंद्र सरकार की तरफ झुका हुआ है। हमने बात क्या किया, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड टुवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये क्या है सेकंड शब्द है यहाँ पर है एक्सप्लेन। देखिए यहाँ इवेलुएट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना, यहाँ किस शब्द का है इवेलुएट होगा तो उसका प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। यहाँ पर क्या है एक्सप्लेन, यानी उसको गिनवाना है। अगर आप इससे असहमत हैं तो अपने कंक्लूजन में लिख दें कि हाँ इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है। तो हम सेकंड वाले को डील करते हैं। देखिए यहाँ पर बोलता है इंट्रो में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि भारत का जो संविधान है इसमें है इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर इज कॉन्स्टिट्यूशनली ओरिएंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट।
कि जो इंडिया का जो ढांचा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ है या स्टेट गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर की परिकल्पना की गई है। तो फेडरल स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो उसमें क्या है, उसमें ना इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर को इतना सख्त नहीं बनाया गया कि वो एकदम बहुत ज़्यादा रिजिड हो, यानी रिजिड नहीं बनाया गया उसमें। हाँ हम देखते हैं तो वो उसका केंद्र की तरफ झुकाव है, जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट डालेंगे कि यहाँ सीधे मेन बॉडी आ जाएंगे, इस प्रकार देख सकते हैं। मेन बॉडी में पहले पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इंडिया में जो है आप देखते हैं यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर यूनियन लिस्ट है, उसमें ज़्यादा विषय हैं। इसके अलावा जब हम बात करेंगे सेकंड वाली, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विस हैं, इनका क्या है, ये केंद्र की तरफ झुकाव पैदा करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी कैसा है, जुडिशरी भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट, ऐसे सिंगल रूप में है। तो ये क्या है, ये सेंटर की तरफ शो कर रहा है। सेंट्रली ओरिएंटेड जो सिटीजनशिप है, ये कैसे है, सिटीजनशिप ये क्या है, ये सिंगल है, अमेरिका की तरह डबल नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ये सिटीजनशिप है, यहाँ पर जो सीबीसी है, इसके अलावा हम देखते हैं सीएजी है, ये जितनी बॉडी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, से रिलेटेड है, यूनियन से रिलेटेड है। तो ये क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट में इस तरह की कोई अलग से नहीं है, इनके पास ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पर ये क्या करती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ झुकाव पैदा करते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट को इतनी ज़्यादा पावर दी गई है, वो पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी स्टेट को ख़त्म तक कर सकती है। जैसे कि जम्मू कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो ये क्या कर रहा है, यानी कि स्टेट का उसका जो एग्जिस्टेंस है वही सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इससे ज़्यादा और क्या होगा कि सेंट्रली ओरिएंटेड होगा। तो इस तरह की ये सारी बातें ना, और बाकी भी पॉइंट लिख के ना हम इसको दिखाएंगे कि ये सेंट्रली ओरिएंटेड है। पर हमेशा ध्यान रखना, आपने ये बता दिया, एक्सप्लेन करना था, पर जो कंक्लूजन लिखेंगे ना, कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन में हमें साथ साथ ये दिखाना है कि ये पूरी तरह से सही नहीं है कि सेंट्रली ओरिएंटेड है। इंडिया में कैसा है, इंडिया में एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो केंद्र, उसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें क्या किया गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें यूनियन के बारे में चर्चा की है, और स्टेट को कुछ मैटर हैं जहाँ पर यूनियन स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, इसमें अगर हम और दिखाएंगे तो यहाँ 360, 356 और बाकी को भी दिखा देंगे, वो आप बेसिक बातें हैं वो आप यहाँ लिख लेना। तो इसके अलावा जैसे यूनियन है, स्टेट है, यहाँ ये बता देंगे यूनियन स्टेट में है, जो इंडिया की जो जुडिशरी है ये इंडिपेंडेंट है, और जो स्टेट का जो सीएम है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं रहता। स्टेट में अलग अलग तरह की सरकारें हैं, ये एग्जिस्टेंस में कैसे हैं, ये इसलिए तो एग्जिस्टेंस में है ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग है पावर और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा उसका राजनीतिक अस्तित्व है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं कर सकती और उसको ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये हम कंक्लूजन देंगे कि अगर हम ऐसे देखते हैं तो इंडिया में ना बहुत ज़्यादा सेंट्रल की तरफ, निसंदेह सेंट्रल की तरफ ओरिएंटेड हैं, पर हम पूरी तरह से ये नहीं मान सकते कि इंडिया में एक यूनिटरी सिस्टम है। तो और वो ज़रूरी भी है, वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश की इंटीग्रिटी और देश की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आए दिन चुनौतियाँ आती है। तो ये कंक्लूजन में इंटीग्रिटी वाले ये शब्द डालकर हम, क्योंकि सेंट्रली ओरिएंटेड करने का एक पर्पज यही था, ये शब्द डालेंगे और इसके साथ हम इस को विराम देंगे। यानी कि इसमें ना ये तीनों पॉइंट हो जाएंगे, कंक्लूजन ये हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन में ये वर्ड डालकर हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा पूरा आंसर माना जाएगा। और इसमें कितने नंबर आएंगे, इसमें 38 में से अच्छे खासे नंबर इसमें उठ जाएंगे। और करंट के एग्जाम्पल जरूर देना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और ये वीडियो अगर पसंद आए ना तो इसको लाइक, सब्सक्राइब,
चैनल को, और इस वीडियो को ना अपने जो साथी हैं उन तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन क्वेश्चन के जो क्वेश्चन हैं इनके सही आंसर जान सके, क्योंकि काफ़ी किताबों में ना आपको अलग अलग तरह के आंसर मिलेंगे इनके। ठीक है, थैंक यू।